आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रही थी ना, और ये पेपर नंबर 2 था, और इसको हम कहां तक करा चुके थे? क्वेश्चन नंबर 50 तक, है ना। उसके आगे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग करनी है ना। चलिए, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। कर लोगे? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसमें से किसी एक को आप कॉस के रूप में तोड़ सकते हो? क्या कर सकते हो इसको? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ना, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 90 में से 22 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, यही ना। अनुपात बताना है इसका, किसके साथ बताना है? इसके साथ। तो इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में से 33 गया तो कितना बचा? 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री, यही ना। ये क्या बात हो गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है? 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहां भी कितना हो जाएगा? 1। यानी कि क्या बन गया ये? 1 अनुपात 1। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है 48, 72 और एक अन्य 48, 72 और एक अन्य संख्या है, कोई एक अन्य संख्या है x मान लेते हैं उसको, जिसका लासा कितना दिया गया है? 576। तो निम्न में से कौन x का मान होगा? लासा क्या होता है? निकाल पाओगे? क्या होता है लासा? संख्याओं का अनुपातिक गुणज इंटू मासा बराबर हो जाता है लासा। संख्याओं का अनुपातिक गुणज इंटू मासा बराबर क्या हो जाता है? लासा। यही बात है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप आनुपातिक गुणज निकाल सकते हैं। यहां से जैसे 576 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 576 में 48 का भाग कितनी बार जाएगा? या ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ऐसे कीजिए, इन दोनों का मासा निकाल दीजिए। इन दोनों का क्या निकाल दीजिए? मासा। 48 और 72 का मासा निकाल लीजिए बच्चा। 48 और 72 का 48 एकन 48, कितना बचेगा? 24। 24 का भाग 48 को कितनी बार जाएगा? 24 दूनी 48। खत्म। मासा कितना आया इन दोनों का? 24। इसका मतलब क्या है? अगला भी जो गुणांक होगा वो 24 का ही होगा। 24 का इसमें भाग लगाएंगे, आप पूरा जा रहा होगा। 24 दूनी 48, 57 में से 48 गए तो कितने बचे? 9। 24 चौका 96 जा रहा है ना। क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि आप क्या करिए, देखिए एक डायरेक्ट फॉर्मेट बताता हूं मैं, बिल्कुल बहुत डायरेक्ट। आप क्या कीजिए, इसमें 24 का इसको भाग लगा दीजिए। लगाइए भाग, कितनी बार जाएगा? तो 24 एकन 24, सॉरी 24 दूनी 48, कितना बचेगा? 9। 24 चौका 96, कितनी बार गया? 24 बार। कितनी बार गया? 24 बार। ठीक है, एक बात समझ में आ रही है? अब एक काम कीजिए, इनको भी 24 का भाग लगाइए। इसमें कितनी बार गया? 24 दूनी, और इसमें किया कितनी बार गया? 24 दिया। यहां और एक गुणांक लेना है, कोई भी। कौन सा गुणांक लेना है भैया? 3 दूनी कितना हो गया ये? 6। 3 दूनी कितना हो गया ये? और करना कितना है? 24। तो 6 चौका, यानी कि x पे गुणांक कितना लेना है? 4। 24 चौका 96 आंसर हो जाएगा। 24 चौका 96। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? हटाएं इसको। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन है, सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब सुनील का मुख किस दिशा में है यदि सभी मोड़ 90 डिग्री वाले हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आपको जब कभी भी पूछा जाए, छोड़ दो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, एकदम डायरेक्ट बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जब कभी भी पूछा जाए और केवल दिशा पूछी जाए, क्या पूछी जाए? दिशा, दूरी नहीं पूछी जाए। दूरी पूछी जाएगी तो बिठाना पड़ेगा, केवल दिशा पूछी जाए तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। आप क्या करिएगा डायरेक्ट वो समझिए, आप ये करिएगा डायरेक्ट कि दाएं को लिखिएगा प्लस, दाएं को क्या लिखिएगा, और बाएं को लिखिएगा बच्चा माइनस। बाएं को क्या लिखिएगा? क्लियर है? आप क्या कीजिएगा, ये फिगर बना दीजिए, ठीक है, और उत्तर की तरफ ये कह रहा है ना किधर जा रहा है वो, यानी कि उत्तर की तरफ कर दीजिए। क्लियर है? और प्लस चलने का मतलब होता है बच्चा इधर, और माइनस चलने का मतलब होता है बच्चा इधर। ठीक है, दो बातें हो गई क्लियर। अब चलते हैं, 10 मीटर उत्तर की जो ओर चलता है, यहां तक तो कुछ मुड़ा नहीं, वो तो उत्तर की ओर कही दिया हमने। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब माइनस का 1। हमने बताओ क्या करे, क्योंकि केवल दिशा बतानी है। 11 मीटर चला, फिर वो वहां से दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब प्लस को 1, हमें कोई मतलब नहीं। और 13 मीटर चला, फिर वो पुनः दाएं मुड़ा, यानी कि प्लस को 1। और 25 मीटर चला, अब सुनील किस दिशा में? इतना बात समझ में आ रहा है? प्लस के 1 थे, माइनस को 1 कैंसिल है, वो बच्चों का प्लस को 1, यानी कि प्लस को 1 इधर चलना हो तो यहां तक कहां पहुंच जाएंगे? 1 को मतलब जी पूर्व। ठीक है ना, यानी कि ये कौन सी दिशा होगी बच्चा? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा हो गई? कर पाएंगे ना इसको अब आराम से, केवल दिशा पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया आंसर? पूर्व। क्लियर? नेक्स्ट, अगला। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय संग्रहालय अधिनियम जो है वो 1910 में पारित किया गया था, और 1910 में पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर। मार्ले मिंटो सुधार कब आए थे बच्चा? मार्ले मिंटो सुधार कब आए थे? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार आए थे 1909 में, और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर ही भारतीय संग्रहालय अधिनियम बनाया गया था, जिसको पारित किया गया था 1910 में। क्लियर है? और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए थे? 1919 में। ठीक है ना, नेक्स्ट, अगला। क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारा प्रवाही, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारा प्रवाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रम से किसको निरूपित करते हैं? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है और एक बाएं हाथ का नियम है, और दोनों नियमों में तीनों चीजें वही बताती हैं। अंगूठा हमेशा मोशन यानी कि गति को दर्शाता है, तर्जनी जो है वो हमेशा किसको दर्शाती है? मैग्नेटिक फोर्स को, है ना, और जो मध्यमा उंगली है वो किसको दर्शाती है? करंट फ्लो को, धारा को, है ना। दोनों में यही सेम है, दोनों चीजों में। बस एक चीज और है यहाँ, जो अलग अलग बातें हैं वो मैं बता देता हूं। दोनों में सबसे पहली बात तो यही है, चाहे बाएं हाथ का नियम पूछे चाहे वो दाएं हाथ का नियम पूछे, दोनों में सिस्टम सेम है। अंगूठा दोनों में किसको दर्शा रहा है? गति को, मोशन को, यानी कि बल को। ठीक है। तर्जनी दोनों में किसको दर्शा रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको दर्शा रही है? मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को। दोनों में किसको दर्शा रही है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फोर्स को, है ना। मध्यमा उंगली किसको दर्शा रही है बच्चा? दोनों में मध्यमा किसको दर्शाती है? धारा की दिशा, धारा की दिशा, करंट फ्लो, धारा की दिशा। दोनों में धारा की दिशा को दर्शा रही है ना। एक बात हो गई। दोनों में अंगूठा किसको दर्शाता है? गति को या बल को। दोनों में तर्जनी किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को। और दोनों में मध्यमा किसको दर्शाती है? धारा की दिशा को। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी इसका नियम लागू होता है
तो इसके नियम के लागू हो जाने का मतलब होता है कि वो काम करता है किस पर, 90 डिग्री के कोण पर। हमेशा जो हाथ है, चाहे वो आप दाएं हाथ में लगाएं चाहे वो आप बाएं हाथ में लगाएं, दोनों में काम करेगा कितने पर, यानी कि हाथ की एक स्थिति। ये क्वेश्चन ऐसे ही करके पूछ लिया है, हाथ किस स्थिति में होना चाहिए, तो हाथ चाहे बाएं हाथ का नियम हो चाहे दाएं हाथ का नियम हो, हाथ किस स्थिति में होना चाहिए, 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, कौन सी स्थिति में। एक और क्वेश्चन, फ्लेमिंग के नाम पर यहां पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। फ्लेमिंग दो हुए हैं, एक बहुत ज्यादा फेमस फ्लेमिंग हुए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फेमस फ्लेमिंग है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो दाएं हाथ का या बाएं हाथ का जो नियम देते हैं, इनका नाम है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ये कहां के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के। ये कहां के रहने वाले हैं, इनके क्वेश्चन समझ में आ गए, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। नाम क्या है पूरा इनका, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, रहने वाले कहां के हैं, इंग्लैंड के। इन्होंने दाएं हाथ का और बाएं हाथ का दोनों का नियम दिया, और दोनों में हाथ की स्थिति कितनी बताई, 90 डिग्री के कोण पर होनी चाहिए। अंगूठा दोनों ही स्थितियों में किसको सूचित करता है, गति को या बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा किसको, धारा की दिशा को। थोड़ा सा यहां से अगर हट करके क्वेश्चन पूछने लग जाए तो इतना पूछ सकता है बस, दाएं हाथ का जो नियम है, कौन सा, दाएं हाथ का जो नियम है वो जनरेटर से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जहां दाएं हाथ का नियम कैसे संबंधित है, जनरेटर से है, और बाएं हाथ का जो नियम है वो विद्युत मोटर से संबंधित है। ठीक है, दाएं हाथ का जनरेटर से, बाएं हाथ का किससे, विद्युत मोटर से। एक और बात एक्स्ट्रा अब यहां एक और आ जाता है, एक व्यक्ति हुए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म हुआ था 1881 में। जन्म कब हुआ था बच्चा, 1881 में। ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के। इन्होंने खोज की थी काय की, तो पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन अब तक रेलवे के एग्जामों में 50 बार पूछ लिया गया होगा। पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम वही फ्लेमिंग है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये जो पेनिसिलिन खोजी गई है, ये दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक वो दवा है। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, पेनिसिलिन ही है। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, पेनिसिलिन ही है। और इस पेनिसिलिन के लिए ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था। दुनिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, नोबेल पुरस्कार। इसी के लिए इनको 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे अभी। ठीक है ना, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसके लिए 1945 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहां के थे, ये भी पूछ चुका है, स्कॉटलैंड के। इनका जन्म कब हुआ था, 1881 में, है ना। ठीक है ना, और दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, पेनिसिलिन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अभी। अंगूठा किसको दर्शाएगा, गति को या बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा किसको, धारा की दिशा को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा, 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। देखिएगा, 15 मार्च 2022 को मंगलवार है, और 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन, बेटा अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था ये तो मैंने टॉपिक। क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहली बात तो 15 से 15 और मार्च से मार्च खत्म, है ना। 15 से 15 और मार्च से मार्च खत्म। बैक में आना है कितने वर्ष, 2 वर्ष। जो बैक में आए हैं उनमें से कोई लीप वर्ष है क्या, 2022 लीप है नहीं। एक तो 2022 से 21 में आए हैं, और एक 21 से 20 में आए हैं। 20 लीप वर्ष है, 20 लीप वर्ष काउंट होती अगर ये फरवरी के महीने में पहुंच रहा होता,
लेकिन ये फरवरी के में तो पहुंचा नहीं है, यानी कि सामान्य वर्ष के तौर पर काउंट होगी। तो कितना आइडिया 2, यानी कि केवल मंगलवार में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा संडे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन है एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए, वो है ना। v सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, x और u में से प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं। t u और w के ठीक मध्य वाली मंजिल पर रहता है। w मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, मंजिल क्रमांक 5 पर कौन रहता है? कोई दिक्कत नहीं। क्रमांक कितने बेटा? 6। एक, दो, तीन, चार, 5 और कौन? 6। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन की शर्तों से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली शर्त क्या है? v सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, v, ठीक है। x और u में से प्रत्येक एक सम अंक वाली मंजिल पर रहता है ना, x और u में से। और एक चीज और है कि w जो है वो क्रमांक 2 पर रहता है, यानी कि यहां तो बैठ गया w। तो अब सम वाले नंबर बचते हैं हमारे पास, या तो ये या तो ये, है ना। वो कह रहा है x और u में से प्रत्येक एक सम अंक वाली पर, यानी कि x या u दोनों में से कोई एक यहां रहता है, या x और u में से कोई यहां रहता है। ठीक है, क्लियर है। आगे t u और w के ठीक मध्य में है। t जो है वो कहां है? u और w के ठीक मध्य में। बेटा बस यही बात बन गई, w यहां है तो u को यहां रखना पड़ेगा, तभी तो t बीच में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? और जब u को यहां रखना पड़ रहा है, इसका मतलब यहां से कौन हट गया? x, और यहां से हट गया x, तो इसका मतलब यहां से कौन हट गया? क्लियर है, ये तो बैठ गए सब। अब बचा हुआ कौन रह गया बाबू? कौन रह गया? 5वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है? आंसर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? सबसे पहली बात तो यह कि ये पूरा चित्र नहीं है। इस तरीके का चित्र जब भी बनता है तो वो कुछ ऐसे करके बनेगा कि इसमें ही यहां से मैं इसको अलग बना दे रहा हूं। अब एक एक करके चीजों को समझते हैं, समझिएगा। सबसे पहली बात तो इधर से किरण आ रही है, ये क्या दिशा दर्शा रही है? इधर से किरण क्या कर रही है? आ रही है। आने का मतलब क्या है कि वो आपतित है, यानी कि ये वाला जो एरिया है वो किसको दर्शाएगा? आपतित किरण को। किसको दर्शाएगा? आपतित किरण को। दूसरी बात यह है कि इधर को किरण जा रही है, इधर को किरण जा रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है? ये निर्गत किरण है, परावर्तित नहीं है, निर्गत है। कौन सी है? दो बातें क्लियर हुई, कोई दिक्कत इसमें? तीसरी बात क्या है? किरण जैसी की जैसी आई है वैसी की वैसी यहां बनी रही है। यहां जैसी की तैसी क्या कर गई है? बनी रही है। उसके बाद में गई होगी ना, जो कुछ भी करके गई होगी। यानी कि ये कैसी है? अपरिवर्तित किरण है। अगर इसको पूछ लेता कि अपरिवर्तित कौन सा एरिया है तो ये समझ गया उसके बीच का। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तथा किरण यहां आकर के सबसे पहली बार ऐसे करके आ रही थी, वो ऐसे जाना था इसको, लेकिन ऐसे हो गई।
इसका मतलब क्या, इस जगह पर, इस स्थल पर आकर के सबसे पहली बार उसमें मोड़ पैदा हुआ है, और जिस जगह पर आकर के उसमें मोड़ पैदा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम, घटना प्रकाश स्थल। यानी कि इसमें घटना प्रकाश स्थल कौन सा है, ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे, घटना प्रकाश स्थल। ठीक है, एक कोण इसमें यहां बनेगा बच्चा, और एक कोण यहां बनेगा। इस वाले कोण में और इस वाले कोण में कुछ अंतर है क्या, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? यानी कि यहां के कोण को अलग काउंट किया जाएगा, लेकिन यहां वाले कोण को देखा जाता है। और ये वाला कोण कौन सा है, तो इस वाले कोण को क्या कहते हैं, विचलन समझते हैं। विचलन का मतलब क्या है, उसका दूर जाना। ये विचलन का कोण यही है, और ये विचलन किरण है। ये क्या है, विचलन किरण है, और ये क्या है, विचलन कोण है। विचलन कोण है। सारी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है? हमको बताना क्या है बच्चा, आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित कौन सी है, यानी कि ये वाली आपतित है, यानी कि ए से बी तक तो है आपतित, ए से बी तक कैसी है, और दूसरी निर्गत यानी कि सी से डी तक कौन सी है, तो ए बी और सी डी, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है? क्लियर है भाई? नेक्स्ट, ठीक है ना? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि गोले का आयतन 36 सेंटीमीटर है, ये कुछ नहीं होगा, वैसे ही गलत आ गया, 36 सेंटीमीटर है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिएगा। गोले का आयतन क्या होता है, कोई बताओ जरा, क्लियर है? लगा दोगे, यानी कि क्या लगाना है हमको, 4/3 पाई का मान कितना बेटा, क्योंकि ऑप्शन में लगाना ना, 4/3 पाई आर क्यू, यही है ना, 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान कितना, 22/7, और आर क्यू पता नहीं है हमको, आर क्यू बराबर कितना है बेटा, ये 36, यही है ना। और व्यास का मतलब क्या हो जाता है, 2r। व्यास अभी देख लेते हैं, 4 9 36, ये 36 पाई होगा बच्चा, क्वेश्चन गलत है, ये 36 पाई होगा। 36 पाई होगा तो इसको भी 36 गुणा 22/7 कर देंगे, है ना। ये क्वेश्चन में 36 पाई होगा, गलत लिख गया, ठीक है। व्यास का मतलब क्या होता है, 2r, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है ना, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, क्लियर है। चलिएगा अब काम करते हैं। तो सबसे पहले 22/7 से 22/7 खत्म हुआ, 4 से ये कितनी बार कटा बेटा, 9 बार, 3 का यहां गुणा करेंगे, 3 9, आर क्यू बराबर 27, तो आर बराबर कितना आया बेटा, 3, और हमको वैल्यू निकालनी है 2r की, तो 2r बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि आंसर कौन सा हो गया, चौथा, ऑप्शन 4। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3x² प्लस के 6x, 3x² प्लस के 6x माइनस के 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, बताइए फटाफट से, कैसी प्रकृति के मूल हैं। क्यों, गुणनखंड नहीं कट रहे, चलिएगा सही बात है, बिल्कुल यही देख लीजिए आप, ज्यादा मत कीजिए कोशिश, इतना सा समझ लीजिए बस कि 3 गुणा 5 कितना हो जाता है बच्चा, 15, यानी कि हमको ऐसी कैलकुलेशन देखनी है कि गुणा करके तो कितना आ जाए, 15, गुणा करने पर कितना आ जाए, और जोड़ करिए के या घटा करके कितना आ जाए, 6। ऐसी कोई संख्या है तुम्हारे पास जो जोड़ने या घटाने पर 6 लाती है और गुणा करने पर 15 लाती हो, नहीं है कोई सी संख्या। इसका मतलब क्या है, वो सही बट्टे में कट रही होंगी, और सही बट्टे में कटने का मतलब क्या है, वो मुस्त
कैसी होंगी? मूल वास्तविक नहीं होंगी, सीधी बात है, मूल वास्तविक नहीं होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत क्वेश्चन कराई थी मैंने ऐसे, है ना, बता दोगे फटाफट से? दो वर्ष में कितना हो रहा है बेटा? 1250, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2000, और राशि कैसी है बाबू? साधारण ब्याज, है ना। राशि कैसी है? साधारण ब्याज हो जाने का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वर्ष में ब्याज बराबर होगी, प्रत्येक वर्ष में क्या होगी? ब्याज। अब देखिएगा, ये भी मिश्र धन है और ये भी क्या है? तो मिश्र धन है, तो दोनों मिश्र धनों में से पहले मिश्र धन से दूसरा मिश्र धन क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें ब्याज ज्यादा समय की ली गई है। कितने समय की? 5 वर्ष की, और पहले में 2 वर्ष की, तो 5 में से 2 गए तो कितने निकले? यानी कि 3 वर्ष का ब्याज बेटा कितना हो गया? 3 वर्ष का ब्याज बता दीजिए फटाफट से, कितना हो गया? 3 वर्ष का ब्याज 2000 में से 1250 घटा दीजिए, 750, कितना हो गया? अब यहां से एक बात डायरेक्ट हो रही है, यहां से एक बात डायरेक्ट हो रही है बाबू, कि 3 से कितनी बार कट रहा है? यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना? 1 वर्ष का ब्याज कितना? किसी से भी कर लो, अब चाहो तो 5 वर्ष वाले से कर लो, 25 पंजे 125, यानी कि 1250 ब्याज में लग गया। चाहो तो 2 वर्ष वाले से कर दो, 250 दूनी 500, यानी कि ब्याज का कितना हो गया? 500, और रुपए कितने हैं? 1250, 1250 में से 500 गए तो कितने बचे? डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ भी कर लो कैसे भी, 750 बचे, यानी कि मूलधन कितना बचा? 1250 में से 250 दूनी 500 घटा देंगे तो 750 बचा। मूलधन 750 गुणा दर आर गुणा समय 1 वर्ष मान लो, क्योंकि यहाँ एक की कैलकुलेशन हमारे पास है, बटे 100 बराबर बेटा ब्याज कितना मिल रहा है? 250। क्लियर है? क्या हो गया इसमें, कुछ हो गया क्या? 250 एक 250, 250 दिया 750, यानी कि आर बराबर क्या हो गया? 100 बटे 3, यानी कि 33 सही 1/3%। आंसर ए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? हटाएं? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। 4 से भी विभाजित है, और 4 से विभाजित होने का नियम क्या होता है बेटा? लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित होने चाहिए। लास्ट के, इसमें तो छोटे छोटे ऑप्शन है देख लोगे, लेकिन बड़े होते फिर क्या करते? फंस जाते। तो वहीं से देख लो ना सीधा। 4 का मतलब है लास्ट के 2 नंबर विभाजित होने चाहिए 4 से। भाई लास्ट के 2 नंबर ये है, 4 दूनी 8, ये तो हो रहा है, लेकिन 2 नहीं हो रहा। 4 छिक्के 24, यानी कि ये तो नहीं होगा। 4 छिक्के 24 ये हो रहा है। 4 दाई 40, 2 बच गया, ये भी नहीं हो रहा। 4 दाई 40, 2 बच गया, ये भी नहीं हो रहा, यानी कि यही बन गई बस। नहीं समझे? क्लियर है ना? 4 का नियम यही तो है, लास्ट के 2 नंबर यानी कि इकाई और दहाई नंबर से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित हो जानी चाहिए, बस। क्लियर है? क्लियर है? हटाएं? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन बच्चा किसको बोलते हैं? एम। आवर्धन क्या होता है? एम। आवर्धन क्या होता है? एम। ठीक है। वस्तु से दूरी क्या होती है? मतलब वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, दूरी पर रखी है वो होता है नहीं, प्रतिबिंबित दूरी होती है वी। वस्तु की जो दूरी होती है ये होता है यू, और लेंस जो वस्तु से प्रतिबिंब बनाता है वो होती है वी। क्या होती है? वी। और हमें पता है कि एम बराबर होता है बच्चा वी अपॉन यू। एम बराबर वी अपॉन। क्लियर है? तो यहां से हम क्या लगा देंगे? वी कितना? 30, और यू कितना? 25।
बन गया अनुपात कितना 6 बटा, लेकिन 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 बात ऐसी है कि कैसी वस्तु है अभिसारी, मतलब क्या, अभिसारी को वैसे भी ये यहाँ कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, -6/5 हो जाएगा, -6/5, क्योंकि ऋणात्मक पोजीशन बनेगी ना, कैसी बनेगी, ऋणात्मक। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, अगला, गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? निस्यंदन, उन्मूलन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण। क्रियाएं तो वही हैं सब में, बस क्रम देखना पड़ेगा इसमें, है ना, क्रम बताना है ना। तो सबसे पहली बात तो यह है कि निस्यंदन होता है, निस्यंदन के बाद में चयनात्मक पुनः अवशोषण यानी कि ये वाला होता है, और उसके बाद में उन्मूलन होता है, ऑप्शन 2। क्या होता है मूत्र में? तो मूत्र में 95% जल होता है जो बेकार हो चुका है, और 5% में उसमें वो जो अवशिष्ट आपके क्या बोलते हैं हम उनको, अवशिष्ट रासायनिक तत्व होते हैं जिनको बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। फटाफट से पढ़ डालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अरे अरे मोड़ दें अभी तुम्हारी हड्डी वड्डी कुछ, गधो। कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग में सम्मिलित नहीं है? क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, बिल्कुल सही है। मैतेई मणिपुर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। खासी मेघालय, खासी अभी बताए थे उस दिन भी, गारो खासी जयंतिया, मेघालय बोली जाती है, बिल्कुल सही है। अरे कन्नड़ गधो कर्नाटक में बोली जाती है, और केरल में मलयालम बोली जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? हटाएं, नेक्स्ट, अगला। इनमें से कौन अलैंगिक प्रजनन, अनसेक्सुअल, जिसमें सेक्सुअल क्रियाएं नहीं होती है ना, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, बताएगा? अंगूर की बेल लगती हुई देखी है? हैं? कैसे लगाते हैं उसको? अंगूर की बेल देखी है? एक जगह से दूसरी जगह पुनर्स्थ, आपको पता है ना कि अंगूर की बेल को काट 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 करके लगा दिया जाता है। अंगूर की बेल को लगाने की क्रिया को ग्राफ्टिंग कहते हैं बच्चा, ग्राफ्टिंग। ये अनसेक्सुअल है, बाहर से होती है ना, यानी कि कृत्रिम विधि है, ये पेड़ पौधों में लगाई जाती है। ठीक है, तो कौन सी विधि होगी इसमें? ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में कोपरा का पूर्ण रूप। वैसे तो कोपरा के बारे में मैं आपको बता दूं, 2019 में कोपरा एक्ट को समाप्त कर दिया गया है। पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे चल करके आपको, 2019 में कोपरा एक्ट जो है समाप्त हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। और कोपरा का पूरा नाम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और समाप्त कब हुआ है? 2000। क्लियर है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निम्न संख्याओं के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये संख्या दी गई है, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है? अच्छा जी, पहले भी सम संख्या और बाद में भी सम संख्या, ये बताना है। तो पहले भी सम संख्या, बाद में भी पहले भी सम संख्या, बाद में भी सम संख्या, एक बन गया। और पहले भी सम संख्या, बाद में भी सम संख्या, यहां बना नहीं, यहां बना नहीं, यहां बना नहीं, एक ये बन गया, और 9 5 1 यहां नहीं बना, यानी और कोई नहीं। कितनी है? 2। कितनी है ऐसी? 2। क्लियर है, नेक्स्ट, आगे।
बना दोगे इसको? तो बना दो फटाफट से। अभी वाला क्वेश्चन है क्या? अच्छा, उसी के जैसा। करो करो जल्दी करो, लगाओ। हट जाऊं? इतना टाइम खराब करोगे क्या? छोड़ो। मंजिल क्रमांक 7 है ना? 7 है टोटल। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। बिठाते जाओ भैया। क्यू 2 पर। आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। यू के जस्ट ऊपर आर है, पता नहीं अभी आगे। एस वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। एस वी के नीचे है। टी और पी की मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। टी और पी के, अब किधर भी हो सकते हैं। टी और पी, 1 2 3, इनकी 5 इनको चाहिए अलग से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, बिठा दीजिए। आर के नीचे यू है, बिठा दीजिए। आर और पी की मंजिल के, आर और पी की मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। आर और पी की मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति, एक व्यक्ति यानी कि पी को यहां उठा दीजिए। 1 2 3 ये हो गए बीच में, तो यहां कौन बैठ गया? टी। यहां कौन बैठ गया? टी। अब रहे कौन गए? वी और एस। बस उनके लिए जगह बची है भैया, बैठ गए सब। क्या पूछ रहा है? पी किस मंजिल पर? 5वीं पर। ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट, अगला। बनाओगे? 1 मिनट ले लो, जल्दी बनाओ। आ रहा है कुछ? 35 और 29 में डिफरेंस कितना है बेटा? 6 दूनी
23 और 31 में डिफरेंस कितना है? 8 दूनी। बस यही देख लीजिए इनमें से कौन से में डिफरेंस बैठ रहा है फिक्स। ये तो दूना करने पर हो ही नहीं सकता 25, तो ये तो असंभव ही बात है, एक तो वैसे ही कट गो। 33 और 27 में अंतर कितना होता है? 6 का 6 दूनी 12, गलत। 18 और 21 में अंतर कितना होता है? 3, 3 दूनी 6 यानी कि गलत। 19 और 23 में अंतर कितना? 4, 4 दूनी। कोई दिक्कत? क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट। बताइए फटाफट से। गलत है बेटा। क्या रहा बाबू? 2 आ रहा है। इसमें दो तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा। एक तो मूलों का, गुणनफल, मूलों का जो होता है वो होता है C अपॉन ए। और एक पूछ लेता है योगफल, मूलों का योगफल होता है माइनस का B अपॉन ए। सीधी बात है। और इसमें ये है A और ये है B और ये है C। गुणनफल पूछ रहा है तो C की वैल्यू कितनी है? 6 और A की वैल्यू कितनी है? 3। C की वैल्यू 6 और A की वैल्यू 3, 3 दूनी। आंसर कौन सा? चौथा। नहीं समझ में आया? क्लियर है? मूलों का गुणनफल पूछेगा C अपॉन ए, योगफल पूछेगा माइनस के B अपॉन ए। क्लियर? हटाएं। नेक्स्ट, अगला। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? C6, 6। कितना होता है? 6। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6। कक्षा कितनी बन गई? 2। यही है ना? हटाएं। नेक्स्ट, अगला। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? कर दोगे? निकालो, जल्दी करो, फास्ट। इतना टाइम नहीं है रे बाबा। देखिए इधर, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं।
3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकती हैं। यहां देखिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, 5 पुरुष प्लस और का मतलब प्लस 6 महिलाएं काम को करते हैं 6 दिन में, और इसी काम को 3 पुरुष और 5 महिलाएं करते हैं कितने दिन में? यहां भी एक काम हो रहा है, यहां भी एक काम हो रहा है, दोनों तरफ एक एक काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के, ठीक है। 3 दूनी 3 त्रिका, क्लियर है। 2 पंजे 10m प्लस 6 दूनी 12W बराबर 3 त्रिका 9m प्लस 5 दिया 15W, क्लियर है। ले जाओ m को बराबर में, 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1। m बराबर ले जाओ बराबर में, 15 में से 12 गए तो कितने बचे? इसका मतलब क्या हो गया? एक आदमी 3 औरतों के बराबर है। एक आदमी किसके बराबर है? क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? बस अब क्या लगा दो, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो भाई, एक बात मुझे बताओ, 5 पुरुष और 6 महिला और दिन कितने? अगर मैं इस पूरे को पुरुषों में तोड़ना चाहूं तो हमको पता है कि 3 महिला बराबर 1 पुरुष, तो 6 महिला बराबर कितनी? मैं ये कह सकता हूं 2 पुरुष। कोई कहने में दिक्कत है क्या? और मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि 5 और 2 कितने हो गए, यानी कि 7 पुरुष कितने दिन में? इसका मतलब कितना? 7 छिक्के 42 पुरुष एक दिन में। उड़ गया काम। 42 पुरुष कितने दिन में? 42 पुरुष कितने दिन में? एक दिन में। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? यानी कि मेल 42 अगर हैं तो एक दिन में काम कर देंगे। क्लियर है? यही बात है। अगली बात देखते हैं। उसने कह दिया भैया 3 पुरुष तो हैं, लेकिन महिलाएं कितनी है हमारे पास? 2 ही है। कोई बात नहीं, 3 मेल तो हैं प्लस 2 फीमेल हैं। फीमेल को मेल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 1/3। 2 गुणा 1/3 मेल कह सकते हैं इसको भी। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब कितना हो गया? 3 मेल प्लस 2/3 मेल। इसका मतलब क्या हो गया? 3 का 9 और 2 11 मेल बटे 3 की संख्या हमारे पास है। मेल चाहिए कितने? 42 और हैं कितने? 11/3। तो काम कराना है तो क्या कर दीजिए? भाग लगा दीजिए, बस हो गया काम। ठीक है ना? क्या कर दीजिए? भाग लगा दीजिए। तो 42/11/3, 3 गया ऊपर, 42 दिया कितना हो जाएगा? 126/11। 11 एकन कितना बचा? 1। 11 एकन 11, कितना बचा? 5/11 दिन। 11 सही, 5/11 दिन। ऑप्शन ए। कोई दिक्कत है? क्लियर है? ठीक है ना? हटाएं? क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अगला। अठारह सौ छिहत्तर में भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय पर एक किताब लिखी थी जिसमें भारत की स्थिति को बहुत ही दयनीय बताया था, और उस किताब का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है। कौन थे ये? दादा भाई नौरोजी। पुस्तक का नाम द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। निकालो। टंकी कैसे करनी है? पूर्ण रूप से भरनी है। और टंकी कैसी है? बेलन को आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 को स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू जेई लगाना का स्क्वायर तेजी खत्म, यही ना। 7 दूनी 14, 1 0, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 है 30, 3080 घन मीटर। क्लियर है? हटाएं। नेक्स्ट। करंट का क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवच्छेद उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है। अवच्छेद उत्पन्न कर रही है उसे अवच्छेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला। किसी दिए गए प्रतिरोध R को दो बराबर भागों में काटा जाए, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R को दो भागों में काटेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? R/2, R/2। ठीक है ना। नेक्स्ट। चौदह वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 14 वर्ष पहले थी 3 गुनी, है ना। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुनी है। पिता की आयु है P, पुत्र की आयु है S, है ना। यही है। अब क्या कह रहा है? ये वर्तमान में P बराबर कह रहा है 2S, वर्तमान का मतलब यही हो गया। और क्या कह रहा है? 14 वर्ष पहले, यानी कि 14 वर्ष पहले का मतलब है P - 14। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था, S - 14 का कितना था? 3 गुना। ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर है। अब कर दीजिए। यहां से P बराबर 2S लगा सकते हैं, इसको यहां लगा देंगे तो S की वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसकी पूछी गई है? अच्छा, दोनों की पूछी गई, योग पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो P की वैल्यू कितनी है? 2S, तो यहाँ 2S लगाएं, तो ये इसको लगाएंगे हम 2S माइनस के 14 बराबर 3S माइनस के 14 किया कितना? 42। 3S में से 2S गए तो कितने बचे? S, और 42 में से 14 गए तो कितने बचे? पुत्र की आयु कितनी हो गई? 28 वर्ष। कितनी हो गई? 28। और पिता की कितनी हो जाएगी? 28 दूनी 56 वर्ष। दोनों का योग पूछा जा रहा है, 56 और 28 कितना हो जाएगा? 84 वर्ष। ठीक है, आंसर हटाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये कथन दिया गया और निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष में सबसे पहला क्या कह रहा है? पहले में H और S के बीच में संबंध बताना है और दूसरे में A और Y के बीच में संबंध बताना है। H और S के बीच में संबंध, H और S के बीच में संबंध देखेंगे, S से Y बड़ा है और Y से H बड़ा है। इसका मतलब क्या? S से H क्या है? बड़ा है। S से H क्या है? यानी कि पहली कंडीशन तो बिल्कुल गलत है, H बड़ा है न कि S। क्लियर है। अब दूसरा बताना है A और Y के बीच में, A और Y, A बराबर है X, X बराबर है S, और S से Y क्या है? बड़ा है, यानी कि A से Y क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। A से Y क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। A से Y बड़ा हो जाएगा। बराबर, ये बड़ा या बराबर कह रहा है, बराबर नहीं होगा, हर स्थिति में बड़ा होगा। ठीक है, दोनों ही गलत है, न तो एक न तो दो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। ये कथन है और इसके पीछे तर्क दिए हैं। सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। ये बात तो सही है, यहां सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने की बात की है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग क्या कर दिए हैं, सूखेदान उपलब्ध करा दिए, कूड़ेदान, यानी केवल 2। तो केवल 2 कौन से में है, चौथे में है। एक समर्थन नहीं करता है, दूसरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी किसी भी वस्तु को बेचने पर, एक मूल्य पर बेचने पर लाभ हो रहा है और दूसरे मूल्य पर बेचने पर हानि हो रही है, और लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो मैंने क्वेश्चन बताया था, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसके दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दीजिए, तो क्या निकल के आ जाता है, क्या निकल के आ जाता है, क्रय मूल्य, उसका खुदरा मूल्य। यानी कि एक मूल्य 1920 और दूसरा मूल्य 1500 रुपए, दोनों को जोड़िए और 2 का भाग लगा दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, ये क्रय मूल्य। लेकिन वो कह रहा है 10% लाभ अर्जित करना है, उसको क्या करना है, ये क्रय मूल्य है, 10% लाभ के साथ और निकाल दीजिए इसको 110/100। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? देखो ये यही हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, दूसरी जीरो यहां से खत्म करेंगे तो इन दोनों में से जीरो चली जाएगी, क्योंकि जुड़ रहा है नहीं, है ना। अब 2 का भाग लगाना है तो इन दोनों में लगेगा, इन दोनों में लगेगा, तो 2 9 18 और 2 6 12 और 2 7 14 और 2 5 10। ये कितना हो गया बेटा, 5 और 6 11 का एक हंस लगी 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, गुणा कितना 11, 11 1 11 का एक हंस लगी 1, 11 7 77 और 1 78 हंस लगी 7, 11 1 11 और 7 18, 1881 रुपए। ऑप्शन चौथा डी, ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट, अगला, अनुच्छेद 279 ए कैसे संबंधित है, जीएसटी से। कैसे संबंधित है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। नेक्स्ट, करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में 42 गलत लिख दिया है, 4 ओम होगा ये। 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। ये टर्मिनल में एक तो 4 ओम है और दूसरा कितना है, 6 ओम है, और वोल्ट कितना है, 5 है। एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, I बराबर V/R, कितना पढ़ा है, ये क्वेश्चन गलत है। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। I बराबर क्या होता है बच्चन, V/R, ठीक है। तो V कितना दिया गया इसमें, 5, कितना दिया गया है, और R कितना हो गया, 4 और 6 10, यानी कि I कितना निकल के आ गया, 0.5, कितना निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि 4 पर बताना है, किस पर बताना है, 4 ओम प्रतिरोध पर, है ना। क्या बताना है, विभव बताना है, यानी कि V बताना है। तो V क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर, तो V कितना है, V बराबर IR है ना, तो I कितना है 0.5 और R कितना है 4, तो 5 चौका 20 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 वोल्ट पर, कितने वोल्टेज पर, 2 पर। वैसे भी सीधा हो रहा है, 4 और 6 10, 10 ओम पर 5, तो 4 ओम पर कितना, 2, सीधा।
ठीक है ना, हटाएं। नेक्स्ट अगला, इसका विस्तारित रूप कर दीजिएगा, कर लोगे ये तो सब, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 दूनी 24 ए बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बी सी, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 3 दूनी 6 दूनी 12 सी ए, कौन सी में है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, इनमें से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सहायक हो सकता है, सिंचाई के घटिया तरीके कभी नहीं हो सकते, अधिक खेती भी नहीं हो सकती, मवेशियों का चारण भी नहीं हो सकता, मवेशी चारण से क्या मतलब पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, समोच्चय रेखीय जुताई बिल्कुल सही है, समोच्चय रेखीय जुताई का मतलब होता है ऐसे करके पहले जुताई कर दीजिए और फिर ऐसे करके जुताई कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, इसमें खड्डे बन गए ना, और खड्डे बन गए तो पानी कट कट करके जाएगा, यानी कि एक साथ नहीं जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ वन है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, करंट का क्वेश्चन है। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु समरेखीय नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न रेजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चार अलग अलग बिंदु हैं, इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु समरेखीय नहीं है, उनसे होकर खींची जाने वाली, देखिए सीधा होता है इस टाइप की कि कोई भी बिंदु एक दूसरे पर समरेखीय नहीं का मतलब होता है NC2, n की वैल्यू कितनी होगी इसमें 4, तो 4C2 का मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यही हो जाएगा, कर दीजिए इसको सॉल्व, तो ये 2 बचेगा, इसको 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे, इसको 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 गुणा 1, और इसको भी 2 गुणा, यानी कि इससे ये तो खत्म हो गया है ना, बचा गया 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 दूनी कितना हो गया 6, ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट, संरेखीय होने, किसी को भी संरेखीय नहीं करना है, यानी कि एक ही बिंदु पर नहीं मिलाना है, इसका मतलब है NC2 कर दो, तो कोई 3 बिंदु संरेखीय नहीं का मतलब ही तो यही है NC2, अगर 2 करेंगे तो उसको NC1 करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में क्या होगी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में क्या होगी, f/2। नेक्स्ट, दिविज पलक रवनीत सैजल पतन एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, रवनीत और तपन के बीच, ये पतन नहीं मतलब तपन है, ये तपन है, के बीच केवल पलक बैठी है, तपन सेजल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे, देखिएगा ये कोई वृत्ताकार मेज है, 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 बंदे हैं, और मुंह है केंद्र की तरफ, जब आप केंद्र की तरफ मुंह करते हैं तो केंद्र की तरफ मुंह करने का मतलब हो जाता है इधर दायां और इधर बायां, रवनीत और तपन के बीच केवल पलक बैठी है, रवनीत
और तपन के बीच केवल पलक बैठी है। अब इन दोनों की वस्तु स्थिति ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, पता नहीं। आगे, तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एक चीज क्लियर हो रही है, तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अगर सेजल को हम यहां बैठाएंगे तो 1 और 2, तपन दूसरे स्थान पर दाईं ओर हो गया। आगे, तपन सेजल के दाईं ओर, सेजन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। अभी बैठाते हैं। अब ये क्या हो गया, अगर हम यहां टी को लेते हैं और यहां एस को लेते हैं तो इन दो के बीच में ये होना चाहिए ना पी। तो दो के बीच में पी होने का मतलब है कि पी को यहां लेना पड़ेगा, सॉरी पी को यहां लेना पड़ेगा और आर को क्या लेना पड़ेगा, यहां। फिक्स हो गया अभी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, रवनीत और दिविज के बीच केवल सेजल है, तो ये रवनीत तो हो ही गया, और कौन, डिविज, ये बैठ गया, सब बैठ गए। तपन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तपन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, दिविज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। बताइए भाई, फटाफट से निकालिए। क्या पूछ रहा है इसमें, कौन से व्यक्तियों की संख्या, क्वेश्चन छूट गया कुछ, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, लिखने में कोई मिस्टेक हो गई। अगला, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। महाशयुक्त तेलीय त्वचा, गलत बात, इसका तो कोई मतलब है नहीं, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते। शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, ये भी कोई जरूरी नहीं है, किसी के तो बिल्कुल ही बाल नहीं होते, किसी के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, ये भी कोई मतलब नहीं है इसका। तो स्तन ग्रंथियों में वृद्धि, ये सही है। 14 वर्ष के बाद अचानक से महिलाओं में स्तन ग्रंथियों में ग्रोथ देखने को मिलती है, अचानक से, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए महिलाओं की वृद्धि थोड़ी जल्दी हो जाती है, 14 वर्ष के बाद महिलाएं वृद्धि करना स्टार्ट कर देती हैं, वहीं पुरुष 16 वर्ष के बाद वृद्धि करना स्टार्ट करता है। इसीलिए महिलाओं में यौवनारंभ 16 वर्ष पर आ जाता है और पुरुषों में यौवनारंभ 18 वर्ष पर आता है। और महिलाएं यौवन रहती भी पुरुषों से ज्यादा है लंबे समय तक, और महिलाओं का जीवन काल भी पुरुषों से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रम से 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदार करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5-4-7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात कितना है। बताएगा कोई, ये बताएं। देखिएगा, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, ठीक है। और तीनों व्यक्तियों का जो पैसा बांटा जा रहा है वो 5-4-7 के रूप में। पहले का पैसा 6 महीने के लिए लग रहा है, यानी कि 6/12 करेंगे हम अनुपात। दूसरे का पैसा 12 महीने लग रहा है, इसका मतलब हम 1 कर सकते हैं, इसको 1 वर्ष हो गया। और तीसरे का पैसा 14 महीने के लिए लग रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे 14/12। इन सब की हम कैलकुलेशन करना चाहें तो नीचे रख सकते हैं 12। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6A अनुपात अनुपात 12B अनुपात 14C, यही ना, बराबर कितना है, 5:4:7। इसको हम खत्म कर सकते हैं यहां से, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां से कि ये जो कैलकुलेशन है ये 2 से कट रही है क्या, सब 2 से इसको काट सकते हैं हम 3A, इसको 6B और इसको 7C, बराबर कितना है, 5, 4 और 7। हम एक बात ये बोल सकते हैं यहां से, इसका मतलब क्या है, हम यहां से एक बात ये बोल सकते हैं कि 3A बराबर है 5x के, 6B बराबर है 4x के, है ना।
x के पदों में तुलना कर देंगे ना इसकी, तो अनुपात ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। और 7c बराबर है 7x के। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि x बराबर क्या निकल के आएगा, 3/5 a, है ना। और हम यहां से x बराबर क्या निकालेंगे बच्चा, 2 से 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ये 3/2 b, है ना। और हम यहां से क्या निकालेंगे, x बराबर कितना हो गया c, x बराबर कितना हो गया c। इसका मतलब नीचे इसमें कितना आ रहा है 5 और इसमें कितना आ रहा है 10, 2, 5 और 2 का मतलब कितना, अनुपात ले सकते हैं हम 10, कितना ले सकते हैं 10। और ये सारी वैल्यू है एक उसकी हो गई, सारी वैल्यू है x की हो गई, तो x की वैल्यू हो गई, इसका मतलब क्या है, सब बराबर हो गए, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी कितना 6a, बराबर है किसके, बराबर है किसके, तो 2 पंजे 10, तो 5 दिया 15b के, और 15b बराबर है किसके, तो 10 एकम 10c के, यही वैल्यू है। और जब कभी भी इस तरीके की स्थिति आपकी बन करके आ जाती है, तो इनमें जो आनुपातिक संबंध बनता है बच्चा, वो क्या बनता है, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या बनता है, पहले को दबा दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा 150। अब दूसरे को दबा दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 10 छिक्के 60, और तीसरे को दबा दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 15 छिक्के 90। ये 30 से कट के 5 बार, ये 30 से कटे 2 बार, और ये 30 से कटे 3 बार, 5 2 3, आंसर ए। क्रियाएं कई हैं इसमें अलग अलग, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, हटाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कीजिए, निम्न में से अच्छा स्टार के स्थान पर बताना है। कर लोगे इसको, तो करो फटाफट से, करो फटाफट से। कर दोगे इसको तो 100। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ो। ये यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितनी है। दो समान दूरियां तो भिन्न चालों से तय की जाती हैं, तब दूरियां क्या निकल के आती हैं, तब दूरियां निकल करके आती हैं। देखिएगा दो चीजें होती हैं, दो समान दूरियां, ध्यान रखिएगा आप यहां पर, हमेशा यहां से क्वेश्चन आता ही रहेगा, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं। दो समान दूरियां, दो भिन्न चालों से तय करने पर पहली पोजीशन पूछ लेता है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। और दूसरी पूछ लेता है दूरी, मध्य की दूरी, मध्य की दूरी होती है uv अपॉन v माइनस u इंटू समयांतराल। समयांतराल का मतलब क्या है, समयांतराल का मतलब है दोनों बार देरी हो रही है तो घटा देंगे, दोनों बार जल्दी पहुंच रहा है तो भी घटा देंगे, और एक बार देरी और एक बार जल्दी हो रही है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, क्लियर है। हटाऊं इसको तो कर लो। हटाओ, तो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए क्या लगाएंगे, यू बी अपन वी माइनस यू। तो यू कितना है, पहली चाल कितनी है 3, दूसरी चाल कितनी है 4, बटे 4 में से 3 गए तो कितना बचा 1, इंटू समयांतराल। पहली बार में क्या हो रहा है 20 मिनट की देरी और दूसरी बार में 30 मिनट की जल्दी, तो 30 और 20 कितना 50 मिनट। अब ये है किलोमीटर प्रति घंटे में तो बट्टे 60, ठीक है ना।
जीरो से जीरो खत्म, 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 पंचे 10 किलोमीटर। ठीक है, हटाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, कर दोगे इसको तो 6124.8 इंटू 625.5 इंटू 0.0043 का मान किसके बराबर होगा। तो सारी संख्याएं वही हैं, दशमलव के पद गिन लीजिए, कितने हैं दशमलव के पद इसमें बेटा, 4, एक 5 और एक 6, बस कौन से में 6 हो रहे हैं ये देख लो, 2 और एक 3 और 2 5, ये नहीं होगा, 3 और 3 6, यही हो जाएगा। ठीक है ना, हटाएं। नेक्स्ट अगला, कर दोगे इसको तो हो जाएगा आराम से, हटाएं। टॉपिक कंप्लीट। अब अगली क्लास से क्या करेंगे हम, पूरा पेपर एक साथ, है ना, अब तो हो जाया करेगा पूरा पेपर एक साथ।